26 सितंबर 2025 से अभी तक सोनम वांगचुक को जोधपुर की जेल में रखा गया है एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उन्हें बुक किए जाने के कारण। अगर आपको पता हो तो एनएसए एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और कंट्रोवर्शियल लॉ है। अपने प्रिवेंटिव डिटेंशन की प्रोविजन की वजह से जो गवर्नमेंट को इतनी ताकत देती है कि आपको 12 महीनों तक बिना किसी फॉर्मल चार्जेस एंड ट्रायल के डिटेंशन में रखा जा सकता है, जो कि ह्यूमन राइट्स एंड सिविल लिबर्टी के अगेंस्ट जाता है, जिसका मेन पर्पस नेशन में किसी भी तरह की सिक्योरिटी थ्रेट्स को कंट्रोल करने का है। और ये लॉ कंट्रोवर्शियल इसलिए भी है क्योंकि गवर्नमेंट इसका मिसयूज कर सकती है, पर गवर्नमेंट मिसयूज क्यों ही करेगी। अब देखो, डिटेंशन होते हैं दो तरीके के, प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव मतलब जब तुम कोई क्राइम कर चुके हो और उसके पनिशमेंट के लिए तुम्हें डिटेंशन में रखा जाए, और प्रिवेंटिव का मतलब है कि जब अथॉरिटी को लगे कि आप कोई क्राइम करने वाले हो तो उसे ना होने देने के लिए तुम्हें डिटेंशन में रखा जा सकता है, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है एनएसए। लेकिन सरकार को सोनम वांगचुक से क्या डर होगा? सरकार को यह डर है कि जो घटना 24 सितंबर को हुई है वो दोबारा ना हो। 2 हफ्तों से सोनम वांगचुक के साथ लगभग 15 लोग लद्दाख के लेह जिला के एक पब्लिक पार्क में हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, उसी वजह से जिसके लिए 26 जनवरी 2023 को खारदुंगला पास, जो वन ऑफ द हाईएस्ट एल्टीट्यूड में बसा मोटरेबल रोड है, जो कि अपने एक्सट्रीम कंडीशंस की वजह से फेमस है, वहां सोनम वांगचुक जनवरी के महीने में प्रोटेस्ट करूंगा बोलते हैं। वहां की अथॉरिटीज ने जाने ही नहीं दिया और दोबारा कहीं से पहुंच मत जाए करके हाउस अरेस्ट में डाल दिया, और कोई आके उनको मोटिवेट न कर दे इसलिए उनसे लोगों को मिलने भी नहीं दिया। और जब पुलिस वालों से पूछा गया कि क्यों बैठे, क्यों किया, तो उनका कहना है कि टेम्परेचर देख रहे हो, -40 डिग्री, ये कोई मौसम होता है प्रोटेस्ट करने का? और ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था, मगर मेरा मूवमेंट, मेरा आना जाना सब रिस्ट्रिक्ट किया गया है। उसी वजह से जिस वजह से 6 मार्च 2024 को ये 0 डिग्री में फास्ट अनटू डेथ कर रहे थे 21 दिनों तक, किसी को फर्क ही नहीं पड़ा। तो 26 मार्च 2024 को इन्होंने अपना हंगर स्ट्राइक खत्म किया और पीएम मोदी एंड होम मिनिस्टर अमित शाह को इनकी डिमांड पूरी करने का अनुरोध किया। कौन से डिमांड्स? अरे भाई, जिनके लिए 1 सितंबर 2024 को सोनम वांगचुक एंड गैंग लद्दाख के लेह जिला से फुट मार्च करते करते दिल्ली पहुंच गई। बिल्कुल नेताजी स्टाइल में दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए दिल्ली पहुंचने ही वाले थे कि सिंघू बॉर्डर में पुलिसिया ने धर लिया इनको। 30 सितंबर को पुलिस ने इनको डिटेन किया तो सोनम वांगचुक एंड गैंग ने हंगर स्ट्राइक स्टार्ट कर दी डिटेंशन में ही, और राजघाट में जाके 2 अक्टूबर को अपना हंगर स्ट्राइक खत्म किया, जब होम मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी को इन्होंने अपना मेमोरेंडम दिया। पर इनको लगा कि काम पूरा नहीं हुआ है, तो इन्होंने जंतर मंतर में 2 दिनों के प्रदर्शन के लिए एप्लीकेशन सबमिट किया, लेकिन दिल्ली डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने मना कर दिया। बोला सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से ये अच्छी बात नहीं है गंदू। एज पर द गाइडलाइंस आपको 10 दिन पहले से नोटिस देना चाहिए, टाइम बताना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से 10 AM से 5 PM के बाद नो प्रोटेस्ट, गुड मैनर्स। ऐसे शॉर्ट नोटिस में काम नहीं चलेगा। जिसके जवाब में सोनम वांगचुक ने ट्विटर में पोस्ट किया, अनदर रिजेक्शन, अनदर फ्रस्ट्रेशन। बिंदर बॉय। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है। 6 अक्टूबर को पहुंच गए लद्दाख भवन के बाहर वो, और चटाई बिछा के वहीं बैठ गए, अपना इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक स्टार्ट कर दिया। 13 अक्टूबर को फिर पुलिस ने धर लिया, और फिर सीधे 21 अक्टूबर को जॉइंट सेक्रेटरी अपना जॉइंट छोड़ के इनसे मिलने आते हैं और बड़े साहब लोग के साथ इनका मीटिंग का डेट फिक्स करते हैं, तब जाके कहीं अपना हंगर स्ट्राइक खत्म करते हैं। लेकिन इनको बाद में समझ आया कि अरे साला, इतना अलग फ्रॉड चल रहा है, जो कि नई बात नहीं है। लेह की मेजॉरिटी पॉपुलेशन बुद्धिस्ट है, जो जम्मू और कश्मीर से अलग होना चाहती थी। 1930s में बनी लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने 1949 में पीएम जवाहरलाल नेहरू को सेल्फ रूल और JNK से सेपरेशन के लिए मेमोरेंडम भी सबमिट किया था। उनका कहना था कि वो अलग है, रेस, लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर के बेसिस पे उन्हें एक सेपरेट नेशन मिलना चाहिए। इनको कश्मीर की डोमिनेंस, उसकी परछाई में नहीं रहना था। 1967 में लद्दाखीज ने ऑर्गेनाइज स्ट्रगल अगेंस्ट कश्मीरी डोमिनेंस भी लॉन्च किया, क्योंकि स्टेट लीडरशिप इनको एक कॉलोनी के जैसे देखती थी। यही स्ट्रगल 1980s में यूटी के लिए ट्रांसफॉर्म हो गया और 1989 में तूल पकड़ लिया। इसलिए जब 2019 में इनको यूटी स्टेटस मिला तो ये बहुत खुश हुए कि चलो भाई अपना स्ट्रगल सक्सेसफुल हुआ। पर वहीं कारगिल में शिया मुस्लिम पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है, जो जम्मू और कश्मीर से अलग नहीं होना चाहती थी, बल्कि उसका पार्ट बनना चाहती थी। इसलिए जब 2019 में बाइफर्केशन हुआ और लद्दाख और जम्मू और कश्मीर अलग हुए, तो ये प्रोटेस्ट कर रहे थे उस डिसीजन के अगेंस्ट में। बट लेटर ऑन ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को समझ आ गया कि उनके लिए आर्टिकल 370 का हटना एक दुर्घटना साबित हुई है, तो उन्होंने हाथ मिलाया और सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। उसी वजह से जिस वजह से 24 सितंबर को चल रहे पीसफुल प्रोटेस्ट अचानक से वायलेंट हो गया और मिनी चौरी चौरा देखने को मिला, जहां गाड़ियां जला दी गई, बीजेपी का आशियाना फूंक दिया उन लोगों ने। जवाबी कार्यवाही में पुलिस ने गोलियां चलाई, टीयर गैसेस फेंके, जिसकी वजह से 4 लोग सीवियरली इंजर्ड हुए, जिनकी बाद में जान चली गई, और करीब 80 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए इस पूरे सिलसिले में। प्रोटेस्ट को वायलेंट होता देख सोनम वांगचुक ने अपना प्रोटेस्ट कैंसिल कर दिया और लद्दाख में इमरजेंसी वाली सिचुएशंस हो गए। बिल्कुल किसी को किसी से भी मिलने नहीं दिया जा रहा था। हमें फ्यूनरल ग्राउंड पहुंचना है जहां पर अंतिम संस्कार होगा। उधर प्रेस वाले किसी को अलाउड नहीं है, उधर प्रेस वालों को अलाउड ही नहीं। तो सर अलाउड नहीं है, प्रेस वालों को देश छोड़ देना चाहिए सर। किसी को अलाउड नहीं, मेरे पास यहाँ पर कौन है, कोई अधिकारी है जिनसे मैं बात कर सकूं? सर वी आर नॉट अलाउड टू गो विजिट देयर होम्स, वी आर नॉट अलाउड टू गो फ्यूनरल प्लेस। तो मुझे समझ नहीं आ रहा सर कि क्या सिचुएशन ये है। सब कुछ तो कंट्रोल में है यहाँ पे।
आर्टिकल 370 के हटने के बाद लद्दाख यूटी तो बन गया, लेकिन बिना लेजिस्लेचर का। मतलब इनकी बात ऊपर ले जाने के लिए नीचे कोई नहीं था। लद्दाख के पास अपने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी नहीं रह गई। सारा कंट्रोल लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथों में है, जो कि दिल्ली में बैठते हैं। मतलब लद्दाखीज की जमीनी रिसोर्सेज, नौकरियां, इंडस्ट्रीज, सभी के बारे में फैसले एक ऐसे आदमी के द्वारा लिए जा रहे हैं जो जमीन से जुड़ा हुआ ही नहीं है। पहले जब आर्टिकल 370 था तब लद्दाख वालों को रिजर्वेशन मिलता था। अब इनको डर है कि बाहर के लोग यहाँ आके बसने लगेंगे और यहाँ का कल्चर मर जाएगा। लद्दाख में लद्दाखीज कम पड़ जाएंगे, क्योंकि 2020 से सेंट्रल गवर्नमेंट ने लद्दाख की जमीनों को सबके लिए अवेलेबल करा दिया। मतलब नॉन डोमिसाइल वाला भी वहाँ जमीनें खरीद सकता है। लोगों को डर है कि सरकार लद्दाख को इंडस्ट्रियलिस्ट और कैपिटलिस्ट लोगों के हाथों पे सौंप देगी। इसको लेकर लद्दाख के एलजी कविंदर गुप्ता कहते हैं, हमारे पास तो पावर ही नहीं उसकी। लैंड रिलेटेड डिसीजन तो हिल काउंसिल लेगी, जो कि वहाँ के लोकल्स खुद इलेक्शन से बनाते हैं, तो डरना काहे को। और अगर कोई लार्ज बिजनेस ग्रुप्स आएंगे यहाँ पास तो उसका फायदा लोकल्स को ही तो होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा भैया। बाहर से स्किल्ड लेबर्स आ सकते हैं, पर डंका तो लोकल लोगों का ही बजेगा। वैसे भी गवर्नमेंट जॉब में तो 95% लोकल का रिजर्वेशन है ही है। पर जो भी वहाँ प्रोटेस्ट हुआ उसका वन ऑफ द रीजन था वहाँ का पीक अनएम्प्लॉयमेंट। इसलिए वो सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन चाहते हैं लद्दाख में। 97% लद्दाख की पॉपुलेशन ट्राइबल है। उनका कल्चर, यूनिक ट्रेडिशन, लिंग्विस्टिक हेरिटेज, इन सभी को ये आउटसाइडर्स आकर गंदा कर सकते हैं। डेमोग्राफिकल चेंजेस आ जाएंगे यहाँ पास। लद्दाख में छोटा सा यूपी बिहार बन जाएगा और वहाँ के फ्रेजाइल इकोसिस्टम को मास टूरिज्म का दबाव नुकसान पहुंचा सकता है। लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स, रोड्स, टनल्स और जो भी प्रपोज किए गए सोलर पार्क है, वो सब लोकल्स मानते हैं कि सारे प्रोजेक्ट्स उनके ऊपर थोपे जाएंगे, जो कि उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेगा, एनवायरनमेंट को डैमेज करेगा। यहाँ के ग्लेशियर वाटर सबको चुपा चुप कर जाएंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सिक्स्थ शेड्यूल उनको सारा पावर देगा, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, फाइनेंशियल, जिससे वो अपना लैंड, कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, सब के सब चीज को बचा सकते हैं और अपने हिसाब से अपना रीजन चला सकते हैं, जिससे कि नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल रीजन्स में देखने को मिलता है। ऑटोनमस काउंसिल्स के पास बहुत अधिकार होते हैं। वो अपने तरह से उस इलाके को प्रबंधन कर सकते हैं, रोजगार उसी हिसाब से कर सकते हैं। जैसे जंगल हो, पर्वत हो, तो कोई भी नहीं आ सकते हैं परिषद के स्वीकृति के बिना। तो सरकार उनकी बात क्यों नहीं मान रही है? बार बार उनको घोस्ट क्यों कर रही है? देखो, सरकार की कमिटमेंट इश्यूज के पीछे कुछ रियल प्रॉब्लम्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में 6th शेड्यूल अंडर आर्टिकल 244 स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल रीजन्स के लिए लाया गया था। बाकी देश के जो ट्राइबल रीजन्स हैं उनके लिए 5th शेड्यूल रखा गया था। तो अगर लद्दाख को 6th शेड्यूल का पार्ट बनाना है तो उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। दूसरा रीजन है कि 6th शेड्यूल लद्दाख को सिग्निफिकेंट पावर दे देगा। उनको फुल कंट्रोल मिल जाएगा अपने रिसोर्सेज के ऊपर। वो ADR और ARCs फॉर्म कर सकती हैं, जो कि लोकल लोगों के हिसाब से ही चलता है। तो कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट करना चाहेगी तो बहुत मुश्किल पड़ेगा। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के 6th शेड्यूल वाले रीजन्स में देखने को मिलता है कि वो मेनलैंड इंडिया से बहुत ज्यादा कटे कटे से रहते हैं। लेकिन ये भी सही है कि लद्दाख की लगभग सारी जनजातियां या तो बौद्ध हैं या मुसलमान हैं, वो उतनी कटी हुई नहीं है बाकी समाज से। कुल 10 जिले 6th शेड्यूल में इस समय हैं जिनको ऐसे पावर्स मिली हुई हैं। त्रिपुरा में 1 है, बाकी तीनों में 3-3 जिले हैं। उन सब में दिक्कत ये है कि वो बाहर के लोगों से बहुत दूर रहना चाहते हैं, जुड़ाव नहीं चाहते। तो वैसे ही कुछ हाल लद्दाख का भी हो सकता है, जो कि एक ऐसी सिचुएशन है कि इंडिया एज अ नेशन कभी अफोर्ड ही नहीं कर सकता। दोनों तरफ पाकिस्तान और चाइना जैसी कंट्री से घिरे हुए होने के कारण लद्दाख का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। जैसे कि लद्दाख की कनेक्टिविटी को बेहतर करना या फिर और सिचुएशंस में डायरेक्ट एक्शंस लेना, जो कि पॉसिबल हो पाएगा अगर डायरेक्ट कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का उसके ऊपर रहेगा। अगर स्टेटहुड मिल जाएगा लद्दाख को तो बीच में एक ब्यूरोक्रेटिक लेयर आ जाएगा, जिसके बाद कोई भी डिसीजन मेकिंग इंस्टेंटली नहीं हो पाएगी। इसलिए गवर्नमेंट को डर है कि स्टेटहुड दिया जाना लद्दाख को फुल लेजिस्लेटिव पावर और ऑटोनॉमी देना एडमिनिस्ट्रेटिव और सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशंस को कॉम्प्लिकेट कर सकता है, जो कि इंडिया की स्ट्रेटेजिक कंट्रोल और चाइना पाकिस्तान के बीच के डिप्लोमेटिक पोस्चर को प्रभावित कर सकता है, जो कि इसको काफी सेंसिटिव बॉर्डर रीजन बनाता है। इन सिंपल वर्ड्स, उन्हें लद्दाखीज की लॉयल्टी पर शक है कि उन्हें फुल पावर मिलने के बाद वो अपनी मनमानी चलाएंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट की बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। पर लद्दाख से ज्यादा सेंसिटिव तो कश्मीर था और उसको स्टेटहुड दिया जा चुका है, पर बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के। तो जब सरकार को पता था कि उनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा गैप है, तो 2019 के लोकसभा इलेक्शन के मैनिफेस्टो में सरकार ने ऐसा क्यों लिखा कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में जोड़ा जाएगा? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। इस तरह के सेक्सी वादे बीजेपी ने असम की 6 कम्युनिटी से भी किया था 2014 के नेशनल इलेक्शन में, उन्हें शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिए जाने का। वहां 10 साल से ज्यादा गवर्न कर रही कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट को उन्होंने गरियाया भी था इसके लिए। ये इतना बड़ा मैटर था कि वो एक रीजन बन गया इनकी इतनी बड़ी हिस्टोरिकल विन का। पर आज उन्हें 10 साल से ज्यादा होने को है और अभी तक ये प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ है। तो इसी बात को सरकार को याद दिलाने के लिए हजारों लोगों ने टॉर्च मार्च किया स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट। लोगों की डिमांड थी जाति, मति और भेती ST स्टेटस के जरिए, लेकिन वहाँ की पॉलिटिक्स ऐसे शेप की गई है
कि इन तीनों चीजों के लिए खतरा बनाया गया इलीगल एंटर किए गए बांग्लादेशीज को, और उनका एक्चुअल डिमांड वहां के पॉलिटिकल डिस्कोर्स के सेंटर से हट गया। पर ये सभी 6 कम्युनिटीज एसटी स्टेटस क्यों चाहती हैं? सिंपल है, अपनी जमीन और अपनी पहचान को एक कॉन्स्टिट्यूशन की छत्रछाया में रखना। एसटी स्टेटस मिलने से उनकी जमीनें सिक्योर हो जाएंगी और फ्यूचर भी, क्योंकि अगर आपको पता हो इस देश में जो 4 कैटेगरीज हैं, जनरल, ओबीसी, एसटी और एससी, उनमें से 3 अपनी जमीनें आपस में खरीद सकती हैं, बेच सकती हैं, पर एक एसटी स्टेटस वाले की जमीन एक एसटी ही खरीद सकता है, उसके अलावा कोई नहीं। और दूसरा फायदा होगा आर्टिकल 15 और 16 के तहत रिजर्वेशन जॉब और एजुकेशन में, और उनका एक रिप्रेजेंटेटिव भी बैठेगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में आर्टिकल 332 के तहत। अब इसको 6th शेड्यूल से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि वो लोकल लेवल पर अथॉरिटी देता है अपनी रिसोर्सेज जैसे कि जमीन, फॉरेस्ट, पानी, इन सबको प्रिजर्व करने के लिए, और एसटी स्टेटस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी लेवल पर बात करता है। तो प्रॉब्लम क्या है, सरकार दे क्यों नहीं देती? इस डिमांड को लेकर जो एग्जिस्टिंग एसटी पॉपुलेशन है वो विरोध कर रही है, क्योंकि इसके जरिए जो मिलने वाला रिजर्वेशन बेनिफिट है वो डाइल्यूट हो जाएगा। जो 13% पॉपुलेशन है वो इन 6 ओबीसी कम्युनिटीज के एड अप हो जाने की वजह से 50% हो जाएगा। मतलब अगर हर सीट रिजर्व है तो कोई सीट रिजर्व नहीं है, क्योंकि अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन को आपस में कम्पीट करना पड़ेगा, और जिनको फायदा मिलना है उनको फिर नहीं मिल पाएगा। 1996 में कोच राजबोंसी कम्युनिटी को एसटी स्टेटस मिला था कुछ समय के लिए, उसकी वजह से वो लोग अधिकांश मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज के रिजर्व सीट्स को कैप्चर करके बैठ गए। फिर 6 महीने बाद जब बाकी एसटी कम्युनिटी के लोगों ने प्रोटेस्ट किया तब इनको स्टेटस से हटा दिया गया। इससे ये समझ आता है कि डिमांडिंग कम्युनिटीज में जो एकेडमिकली और इकोनॉमिकली एडवांस्ड लोग हैं और जो लोग वीक हैं उनके बीच में रिजर्वेशन का बेनिफिट डिस्प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसका मतलब जो लोग जरूरतमंद हैं उनको वो मिल ही नहीं पाएगा। और जो अभी प्रोटेस्ट कर रही कम्युनिटीज हैं उसमें से जो लीडिंग कम्युनिटी है ताई अहोम और कोच राजबोंसी, वो 6 सेंचुरी से असम के रूलर्स रह चुके हैं और वो बाकी कम्युनिटीज से सोशो इकोनॉमिकली एडवांस्ड हैं। अब एसटी स्टेटस दिए जाने के लिए यहाँ पर अगेन सरकार को एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, जिसके लिए आरजीआई और एनसीएसटी का साथ में अग्रीमेंट चाहिए होगा। पर सालों से आरजीआई इसके लिए रेडी ही नहीं हो रहा है, क्योंकि वो स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है 1965 के लोकुर कम्युनिटी की क्राइटेरियाज को, जो कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं, जिसके हिसाब से जो डिमांड कर रही 6 कम्युनिटीज हैं उनमें से ये जो 2 कम्युनिटीज हैं ताई अहोम और कोच राजबोंसी, ये कहीं ज्यादा एडवांस्ड और वेल टू डू है, जो कि उस क्राइटेरिया में नहीं बैठते। अब इस इश्यू को एड्रेस करते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर फॉर्म किया, जिनकी एक रिपोर्ट पब्लिश होगी नवंबर 2025 में, जिसके बाद सरकार को जो फैसला लेना है वो लेगी, पर मैटर अभी तक यही है। सोनम वांगचुक की वाइफ गीतांजलि आंगमो ने हेबियस कॉर्पस प्ली फाइल किया, जिसके रिजल्ट में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया इन दोनों बॉडीज को, और 11 दिनों बाद शी वाज एबल टू मीट हर हस्बैंड। पर अभी तक तो जो बर्बादी करनी है वो कर ही चुके हैं। इतने सालों में जिस आदमी ने अपनी रेपुटेशन बनाई, इज्जत बनाई, एक लाइन में उनको एंटी नेशनल बोल दिया गया है, फॉरेन फंडिंग ले रहे हैं, चाइना से एसोसिएटेड है। क्या हो रहा है भाई? क्लासिक केस है एक आदमी को डिग्रेड करने का। ऐसा ही हाल नंबी जी के साथ भी हुआ था। जब इतनी आसानी से किसी को एंटी नेशनल बोला जा सकता है, बनाया जा सकता है, तो कौन ही मेहनत करेगा नेशनलिस्ट बनने के लिए? बाकी तुम बताओ तुम्हारे क्या विचार है, क्या धारा है, सभी फाइल कर दो इस कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।